Hey, hello dear students, welcome to my SKI. And now today we are going to start our next chapter. We are not afraid to die. If we can all be together. In short, full summary, because this is the specialty of my Shikha's Knowledge Institution, that I always try to carry some headings or some paraphons for all your students, because I know that this is not possible to do rectification or learn lengthy answers at your exam time. So there are some headings which I tried to carry out for you. Then by using all these headings and attending my whole lecture from starting to the end, I'm damn sure you can make all answers by yourself. This is the first ये मेरी कोशिश रहती है कि सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसी पैटर्न को अपनाएं और खुद से आंसर बनाएं. खुद से बनाएंगे तो आंसर उनका अच्छा होगा. उसके लिए उनको मटेरियल चाहिए, एंड देन यू कैन फाइंड आउट होल मटेरियल फ्रॉम माई SKI. सो एंड तक बने रहेंगे हमारे इस लेक्चर के साथ में और जानेंगे हमारी नई नई हेडिंग के जरिए इन शॉर्ट पूरा आंसर अबाउट द लेसन. भाई क्या होता है कि एक जो डायरेक्टर हैं वो एक कोशिश करते हैं जेम्स कुक की, कि जो कि एक बिजनेसमैन हुआ करते थे. उन्होंने ये विश्व का दौरा किया था बाय थ्रू द सी, समुद्र के जरिए. तो वो कोशिश करते हैं कि मैं और मेरी बीवी भी एक विश्व के दौरे पे जाएंगे, हिंद महासागर के जरिए जाएंगे, और हम लोग अपनी फैमिली के साथ भी जाएंगे जिनके 2 छोटे बच्चे हैं, सुजैना एंड जॉनथन. वो भी जाएंगे इस विश्व के दौरे पे अपनी नाव के जरिए. उनकी नाव जो उन्होंने अपने आप खुद से बनाई थी, वो नाव उनकी कई सारे टेस्ट को पास होकर के चुकी थी, और वो लोग एक समुद्री दौरे करते रहते थे. इसलिए उन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से आंधी तूफान से भी लड़ा जाता है समुद्र के अंदर. सो दे वर डिसाइडेड टू गो थ्रू द बाय देयर बोट, बाय देयर शिप, एंड शिप का नाम उन्होंने रखा था वेव वॉकर, क्योंकि वो समुद्र में भी गहरे गहरे और प्रचंड लहरों के बीच में भी उनकी नाव जो है ऐसे वॉक करती थी जैसे नॉर्मल सी, वो मतलब नॉर्मल वेव हो, जैसे स्विमिंग पूल की वेव टाइप. तो उन्होंने ये उसका नाम वेव वॉकर उसे इंस्पायर्ड होकर के रखा. वेट जिसका था 30 टन, यानी कि 30 टन उसका वेट था, एंड 23 मीटर की उसकी लेंथ थी. ओके, एंड they spent 16 years in planning and improving seafaring skills and test the boat. भाई उनको अनुभव था 16 साल का, कि वो लोग भाई 16 साल से इसी काम में लगे हुए थे, कि उनको एक्सपीरियंस हो गया था कि किस तरीके से समुद्र के अंदर यात्राएं की जाती है, क्योंकि समुद्र के अंदर यात्रा करना कोई आसान काम नहीं होता है. सो बिगिंस द हिस्टोरिक जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ. वो लोग किस चीज़ की जर्नी कर रहे थे? फ्रॉम प्लेमाउथ England in July 1976 along with their family, including wife Mary 37 and son Jonathan 6 years old, and इनकी डॉटर थी सुजैना जो कि 7 साल की थी. तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोगों को एक विश्व भ्रमण के लिए अपनी वेव वॉकर में बैठ के जाना चाहिए, क्योंकि उनको पहले से ही 16 साल का अनुभव था कि समुद्र के अंदर किस तरीके से यात्राएं की जाती हैं. और उनकी जो वेव वॉकर थी वो तो बहुत ही अच्छी बनाई थी उन्होंने, जैसे कि समुद्र में आने वाले तूफान और आंधियों में भी उनका कोई मतलब खरोंच तक नहीं आई थी उस बोट के ऊपर. अच्छी लकड़ी से तैयार की गई थी, जिसका वेट और लेंथ जो है आपकी स्क्रीन पर है. सो देयर आर सम हेडिंग्स एंड सम मीनिंग पॉइंट्स on our screen, that you can note down all these topics. By using these topics your answer will be meaningful. So next हमारा आता है फर्स्ट फ्रेज. जब वो लोग बोट के अंदर बैठे हुए तो वो एक क्वाइट स्मूथ जर्नी थी, मतलब कोई मुसीबत नहीं आ रही थी, बड़ा उनको अच्छा लग रहा था और वो लोग नॉर्मल थे. एंड उनका जो वेस्ट कॉस्ट था ऑफ अफ्रीका एंड केप टाउन, एंड हायर्स 2 क्रू मैन. उन लोगों ने 2 लोगों को और साथ में लिया, जिनके क्या नाम थे? लैरी विजल एन अमेरिकन एंड हर्ब सिजलर एंड अ स्विस. इन लोगों ने भी उनका साथ दिया. उन लोगों ने एज ए कैप्टन इन लोगों को हायर किया, क्योंकि ये लोग हिंद महासागर के द्वारा विश्व के दौरे पे जाने वाले थे, कि भाई 2 लोग और साथ में हो जाएंगे तो मतलब उनको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. तो शुरू में तो उनकी जो जर्नी थी वो तो क्वाइट स्मूथ जा रही थी,
एंड इनका जो फर्स्ट फ्रेज था इस जर्नी का वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। एंड उनका जो ये सी जर्नी थी ना, एंड ये काफ़ी वर्ल्ड की रफेस्ट सी द इंडियन ओशियन था, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था हिंद महासागर। रफेस्ट सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समुद्र के अंदर कहते हैं ये मार्स से बहुत दूरी पे पाया जाता है। इसके अंदर हर प्रति मिनट हर सेकंड इतने झटके लगते हैं, इतने तूफान आते हैं कि वो एक मतलब पलक झपकने मात्र के बराबर भी इसके अंदर शांति नहीं होती है। मतलब रफेस्ट सी माना जाता है पूरे ब्रह्मांड का। कौन? हिंद महासागर। नेक्स्ट हमारा आता है द ओमनियस सिग्न। द सेलर एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड एंड ह्यूज वेव्स, वरीज माउंट एज ए वेव राइज हायर डे बाय डे। अब धीरे धीरे समुद्र जो है ना वो अपना विकराल रूप दिखाने लगे था। भाई बहुत हो लिया आराम से तुम्हारी सफर और तुम्हारी यात्रा, अब तुम आ गए हो मेरे अंडर में, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपना रूप। तो मतलब हिंद महासागर जो है ना, लाइक पहले तो बड़े शांति से सब कुछ कट रहा था, और अब भाई उसने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था। सो वेव्स एज हाई एज 15 मीटर, मतलब समझ सकते हो 15 मीटर ऊंची उनकी वेव आ रही थी, कोई 25 मीटर की वेव आ रही थी। और एक बार तो ऐसी वेव आई कि जो नरेटर था उनको लगा कि भाई बादल बहुत आ रहे हैं, काले रंग के बादल हैं, बिजली कड़क रही है, बट इट वॉज 15 मीटर वेव और 25 मीटर्स ऑफ वेव। 25 से 15 और 15 से 25 के बीच की जो वेव थी, इसने इनकी नाव को बड़ा तहस नहस किया। सो all keep patience and faith, and they celebrate Christmas nearly 3500 किलोमीटर ऑफ केप टाउन। केप टाउन के 3500 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। और क्रिसमस डे कब आता है? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर यानी कि ठंड, सर्द रातें, ठंडी हवाएं, कोहरा, तूफान, आंधी, बिजली, सब कुछ मतलब भयंकर चल रहा था मामला। और इस बीच भी वो लोग अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। मतलब उनकी ब्रेवरी की स्टोरी बताई गई है कि वो लोग कितने ब्रेव थे, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को एनकरेज करते हुए, एक दूसरे को इंस्पिरेशन देते हुए ये लोग इस जर्नी पे गए। एंड नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स लाइक 2 जनवरी। 25 दिसंबर को मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद में उनको लगा कि भाई आने वाले कुछ दिनों में मौसम ठीक हो सकता है, ऐसा तो हमेशा नहीं रहेगा। बट 1 जनवरी तक कुछ भी नहीं हुआ। न्यू ईयर भी इन लोगों ने सेलिब्रेट किया। अब आ गई भाई 2 जनवरी, वो तो उनका डिजास्टर डे था। डिजास्टर डे था मतलब जैसे कि वेदर वर्सेस ह्यूज वेव्स राइजिंग, sailor stances as the sea seems to be rolling towards them, and take initial and precautionary actions and slow down the boat, drop the storm zip and double lash everything and go throughout life raft drill. And they all wear life jackets and don oil sticks and attach the lifelines. And at about 6 p.m. the winds drop and it turns to be ominous dark. So भाई 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी में क्या हुआ, मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि उन लोगों को ऐसा लगा, जो डायरेक्टर उनको लगा कि जो भी लाइफ बोट उनकी जो और लाइफ जैकेट उनकी जो शिप के ऊपर रखी हुई है वो समुद्र के अंदर उतार दी जाएं, क्योंकि मामला हाथ से निकल चुका है। इतनी बड़ी बड़ी वेव जो उनकी नाव से आकर के टकरा रही थी, और 15 से 25 मीटर की जो वेव आई थी बड़ी, उससे उनकी नाव बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। मतलब टूटी, आगे से टूट भी गई थी, थोड़ा सा क्रैक भी हो गया था। बट अब उसको लग रहा था डायरेक्टर को कि भाई अब गड़बड़ हो चुकी है, फैमिली मेरे साथ है, तो अब मुझे लाइफ जैकेट विद बोट, अब अपनी बोट जो है वो शिप से नीचे उतारनी पड़ेंगी। तो इतना कुछ हो गया था। ये 2 जनवरी की बात थी, 6 बजे की समय था कि जो हवाएं थी वो बहुत तेज हो गई थी। तो जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि जो उनकी जिपर्स होते हैं ना, मीन्स शिप के अंदर आपने देखे होंगे जो लंबे लंबे से जिपर्स होते हैं, कपड़ा बंधा हुआ होता है तिरपाल टाइप का, तो उन्होंने उस तिरपाल को नीचे कर लिया खिसका के कि जो हमारी बोट है ना वो इस वेव का सामना नहीं कर पाएगी। इमीडिएटली उसने ऑर्डर दिया और उन्होंने अपने जिपर को नीचे कर लिया। और नीचे करने के बाद में जब बोट इधर उधर डगमगाने लगी तो उनको लगा कि भाई अब तो मामला हाथ से निकल चुका है। तो उन्होंने अपनी शिप पे से
सारी जो लाइफ जैकेट्स थी और सेविंग जैकेट्स थी, सब जो ऑयल जैकेट्स थी, सब नीचे उतार दी अपनी शिप से, ताकि सब लोग जो भी हैं, कोई मतलब किसी को हानि ना पहुंचे, एटलीस्ट फॉर टेम्परेरी लाइफ वो लोग उसके अंदर सेटअप हो जाएं और बजाय डूबने के वो उसकी हेल्प ले लें। तो ये जो 2 जनवरी डिजास्टर डे था, 3 जनवरी को भी सेम डे रहा, सिचुएशन ईज्ड हो गई थी एंड इट वॉज मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब हाथ से कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो बोट वॉज बैडली डैमेज हो गई थी एंड द कैप्टन डाउट द बोट कुड रीच ऑस्ट्रेलिया एंड कैप्टन नोज द समथिंग मस्ट बी डन इमीडिएटली एंड वर्क आउट द चार्ट। वो अपना चार्ट निकालता है एंड उसको चेक करता है कि एंड वही आसपास कहीं पे कहीं एक टापू हुआ करता है कि आइलैंड था यहाँ, बट इतना तूफान था कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि टापू है किस तरफ। एंड दे रियलाइज दैट ओनली द वे वी टू बी सेफ इज द रीच टू स्मॉल इन आइलैंड अ फ्यू किलोमीटर ऑफ ईस्ट एंड द आइलैंड इज कॉल्ड Isle Amsterdam and the French's scientific based and it was the pharmacy firm। वहाँ हरी सब्जियां उगाई जाती थी और वो लोग सोचते हैं कि अगर अपनी अब जान बचानी है तो जो ईस्ट में एक हम वॉल्केनिक आइलैंड है, हमें उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े कुछ समय के लिए वहाँ पे चलना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि समझ में तो यही नहीं आ रहा था ना कि वो है किस तरफ, क्योंकि उनका कंपास वाज टोटली डैमेज। कंपास होता ही कितना सा है, तो वही एक कंपास तो उनका खराब ही हो चुका था और दूसरे कंपास से जब उन्होंने चेकआउट किया तो ईस्ट साइड में एक आइलैंड बताया जा रहा था कि भाई एक आइलैंड है वहाँ पर और वहाँ पे वो लोग थोड़ी सी लाइफ स्पैम कर सकते हैं अच्छे तरीके से और कुछ खाने पीने का भी सामान मिल जाए, क्योंकि हरियाली है वहाँ पर, वॉल्केनिक आइलैंड है तो काफ़ी अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होते हैं वहाँ की जो ज़मीन होती है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, तो वहाँ पे हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी उगाई जाती है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। तो वो उसी तरीके का बना हुआ एक आइलैंड था जो वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, समुद्री वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, तो वो काफ़ी उपजाऊ था, तो वहाँ पे हरियाली थी और साइंटिफिक आइलैंड था वो। लेकिन प्रॉब्लम वॉज दैट कि भाई है किस तरफ, इधर जाना है उधर जाना है, किधर जाना है कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि तूफान और वेव्स इतनी भयंकर हो रही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा, हार के बैठे हैं भाई क्या करें, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो चिल्ड्रंस रिएक्शन जानते हैं क्या होता है इसमें। जॉनथन एज जस्ट 6 साल का कुल जॉनथन उनका जो बेटा था, शोज इमेंस करेज एंड कंसोल्स हिज फादर एंड सेइंग डैड क्या हम मरने वाले हैं। तो उनके डर अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो। तो बेटा और बेटी आते हैं अपने फादर के पास, कहते हैं पापा क्या क्या हम आपको हग कर सकते हैं। तो उनके फादर कहते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं आओ इधर। तो प्यार से पूछता जॉनथन कि पापा क्या हम अब मर जाएंगे। उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट वो बच्चा जो है धीमे आवाज में क्या कहता है, डैड वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मुझे मरने का डर नहीं है पापा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग साथ में हैं तो कोई बात नहीं है। And Jonathan's word, a source of inspiration, fills the captain with new energy, and the captain determines to save everyone. So भाई डूबते को तिनके का सहारा टाइप होता है ना, तो वो जो बच्चा था जोनाथन, उसके जो वर्ड्स थे ना, उसके फादर के मन के अंदर इस तरीके से लगे कि जो उनका डैड था, जो उनका नरेटर जो फादर है उनका, उनके अंदर दोबारा एक एनर्जी आती है और वो फिर से कोशिश करते हैं कि चलो भाई फिर से करते हैं अपनी तैयारी शुरू। सर्वाइवल वॉज डिफिकल्ट बट द वेव वॉकर फाइनली सर्वाइव द स्टॉर्म। Captain works on wind speed and charges the courses and check the reskes and calculation as the main compass is lost and instruct Larry to steer the boat at 185 degree and expect to reach the island around 5 p.m. एंड में जब सब कुछ हार रहे होते हैं वो लोग, दिमाग में कुछ पता नहीं चल रहा है कि आइलैंड कहाँ है, तो वो अपनी जो वाइफ है जो लैरी वहाँ पे बोट संभाले हुए थे उसको बोलते हैं हेलो आप जो है 185 डिग्री पे अपनी पूरी बोट घुमा दो, देखा जाएगा जो होगा। तो वो 185 डिग्री पे अपनी बोट घुमा देती है स्टीयरिंग को और बस छोड़ देती है भगवान के ऊपर। ये समय था 5 बजे का। एंड नाउ
goes to the deck to rest and dozen of gets up at 6 p.m. 6 बज चुके थे. Kids come to him and hug him, calling him बेस्ट डैडी यू आर एवर एंड द बेस्ट कैप्टन यू आर. माई वाइफ, वो अपनी वाइफ को भी बोलता है. फाइनली दे रीच द एल एमर्टसन एंड वेलकम बाय द पीपल देयर एंड कैप्टन लर्न्स द लेसन करेज, presence of mind and will together can make things easy and a person successful. क्या हमें सीखने को मिलता है इस पूरी स्टोरी में कि हमें करेज कभी भी अपना नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी कंडीशन में. जब एंड टाइम में वो लोग थक करके बैठ गए जो नरेटर थे कि भाई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरफ है, तो वही उसकी लड़की एक खबर देती है, पापा पापा मैंने साइड में एक उस तरफ एक आइलैंड देखा है. लेकिन आइलैंड की होने की खुशी भी है नरेटर को और दुख भी है और गम भी है कि भाई कितना मतलब मैं तूफानों से गुजरा हूँ, कुछ मेरी फैमिली को हो जाता तो. लेकिन ऑल वॉज गॉड, कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, अंत भला तो सब भला. तो हमने इस स्टोरी में जाना कि हमें करेजियस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए. सो ऑलवेज कीप रीडिंग ऑल माई लेक्चर्स बिकॉज बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं विद हेडिंग्स आने वाले हैं. सो कीप स्टे विद माई नॉलेज इंस्टीट्यूशन. So dear children, have a very nice day. Stay healthy and stay with the SKI. Bye bye.